हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पहला पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं कि 10वीं बायोलॉजी का ऐसे चुनिंदा सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में जितने भी, हालांकि क्वेश्चन बैंक में सभी क्वेश्चनों को देख लिया गया है कि कौन कौन से बायोलॉजी से क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो फिर से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन ऐसे क्वेश्चन है जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं और इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा। वहां से आप जाके सभी वीडियो का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। हे दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, पोषण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि पोषण वह जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें जीव किसी न किसी रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जो समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन में सहायक होते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। यहाँ तक आप जान चुके हैं कि पोषण किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं पोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, पोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला होते हैं स्वपोषण और दूसरा होते हैं परपोषण। उसके बाद में अगला जो सवाल है, अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें। ये पिछले बार मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है और ऐसे सवाल 2 नंबर में मैट्रिक के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपके भी मैट्रिक एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं कि अमीबा में पोषण क्रिया को समझावें, या इसी सवाल को ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अमीबा में पोषण क्रिया किस प्रकार से होती है, तो आसान भाषा में लिखिएगा कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये जो एक कोशिकीय शब्द है, ये एक कोशिकीय जीव का माने क्या होता है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और जिन जीवों का शरीर अनेकों कोशिका के मिलने से बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो यहाँ पे अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो कूटपाद के द्वारा भोजन को घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है, जिसमें उपस्थित पाचक एंजाइम भोजन का पाचन अम्लीय माध्यम में करते हैं और अनपचा भोजन त्वचा के सतह से चिपक जाता है और पुनः बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है वो अमीबा में पोषण क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल, तो मैट्रिक एग्जाम में बताया जा रहा है कि 100% ये पूछा जा सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसके आवश्यक पदार्थों को लिखें। दोस्तों, ऐसे ही मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम के तौर पे जितने भी हमारे द्वारा वीडियो बनाए जा रहे हैं, सभी वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। साथ ही अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अन्यथा अनलाइक करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आसान भाषा में लिखिएगा कि सभी हरे पादप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 ग्रहण करते हैं। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। साथ ही CO2, जिसे हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यहाँ तक हम लोग जाने कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। आइए जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। हालांकि मैट्रिक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल बहुत बार पूछे गए हैं कि इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, और डी में दिया जाता है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो सूर्य का प्रकाश है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम लोग CO2 कहते हैं, क्लोरोफिल भी है, जल भी है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ये H2O कहते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है कि पोषण जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। इसी सवाल को ऐसे पूछ लिया जाता है, श्वसन जीवों के लिए क्यों आवश्यक है। तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं और दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पोषण जीवों के लिए आखिर क्या कारण है कि पोषण जीवों के लिए आवश्यक है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि समस्त जैविक क्रियाओं का संचालन, कोशिकाओं की टूट फूट की मरम्मत, वृद्धि एवं विकास हेतु ऊर्जा की हमें आवश्यकता पड़ती है, और ये जितने भी प्रकार के ऊर्जाएं होती हैं ये हमें पोषण प्रक्रम द्वारा प्राप्त भोजन से पूरा होता है। यही कारण है कि पोषण जीवों के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल है, श्वसन क्या है। आसान भाषा में जान लीजिए कि श्वसन एक जटिल जैव प्रक्रम है जिसमें कार्बनिक पदार्थों का
चरणबद्ध तरीके से पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा, जल जिसे हम लोग H2O कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। आइए जान लेते हैं श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होते हैं अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनक्षी श्वसन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा होते हैं वायवीय श्वसन, जिसे हम लोग ऑक्सी श्वसन के नाम से जानते हैं। और मैट्रिक एग्जाम में यही दोनों सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है कि अवायवीय श्वसन यानी अनक्षी श्वसन, वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट करें। तो आइए जान लेते हैं कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम के पेपर में लिख के आइएगा कि अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। काफ़ी सिंपल है कि अवायवीय जो श्वसन है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और वायवीय जो श्वसन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति अर्थात ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि हम लोग बात करते हैं वायवीय श्वसन की, तो वायवीय जो श्वसन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। उसके बाद में रोमन नंबर 3 में लिखेंगे कि अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज के अणुओं का आंशिक विखंडन होता है, जबकि वायवीय श्वसन में पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 4 में लिख सकते हैं कि अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है, जबकि बात करते हैं वायवीय श्वसन की, तो वायवीय श्वसन में काफ़ी ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। उसके बाद में अगला जो सवाल है, इस प्रकार के क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं कि मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन कीजिए, यानी मनुष्य में श्वसन क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है। आइए आसान भाषा में जान लेते हैं कि मनुष्य में जो श्वसन है ना वो 2 तरह से संपन्न होते हैं, यानी 2 चरणों में मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। आइए जान लेते हैं पहले चरण में क्या होता है कि वायु से ऑक्सीजन नासिका अर्थात नाक के द्वारा फेफड़े में पहुंचती है, जिसके दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाएं के हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन में बदल देते हैं, जो शरीर के संपूर्ण भागों तक पहुंच जाते हैं, जहां वह पुनः टूटकर हेमोग्लोबिन में बदल जाते हैं। साथ ही ऑक्सीजन के फलस्वरूप बने CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाते हैं, जो फेफड़े के कोशिकाओं में पहुंचकर या फेफड़े के कूपिकाओं में पहुंचकर नासिका से बाहर निकल जाते हैं। यह जो श्वसन का होता है चरण, ये श्वसन का दूसरा चरण माना जाता है। इस प्रकार से मनुष्य में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। उसके बाद में अगला सवाल है हमारा कि परिवहन क्या है। मैट्रिक एग्जाम में ऐसे सवाल भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो परिवहन क्या है, आसान भाषा में जान लीजिए कि उपयोगी पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। यानी जितने भी उपयोगी पदार्थ है जिसको शरीर में कहीं ना कहीं उसका उपयोग है, तो वैसे पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने और अनुपयोगी पदार्थ जिसका उपयोग मनुष्य के शरीर में कोई भी स्थान पर उसका उपयोग नहीं है, तो अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से निकलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचने के साथ जो एक क्रिया होती है उससे ही परिवहन कहते हैं। अब आइए जान लेते हैं जाइलम और फ्लोएम ऊतक में अंतर क्या होते हैं। हालांकि जो जाइलम है और फ्लोएम है ये दोनों एक प्रकार के ऊतक होते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये ऊतक होता क्या है। तो अगर आप कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे तो कक्षा 9वीं में आप सभी को ऊतक पढ़ाया गया होगा दूसरे चैप्टर में कि एक ही समान कार्य करने वाले कोशिकाओं को समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे हो गया जाइलम और फ्लोएम, ये सब ऊतक होते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम में जो है वो मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 1 में लिखेंगे कि जाइलम की कोशिका मृत होती है, अर्थात जाइलम की जो कोशिका होती है वो मरा हुआ होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लेके आइएगा कि जाइलम द्वारा खनिज लवण और जल का परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 3 में लिख सकते हैं कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब जाहिर सी बात है कि जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होगा, तो फ्लोएम के द्वारा परिवहन क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर होता है। उसके बाद में आइए इसी प्रकार से जान लेते हैं धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें, यानी धमनी और शिरा में मुख्य अंतर क्या होती हैं।
तो आसान भाषा में जान लीजिए कि धमनी और शिरा में मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं। रोमन नंबर 1 में लिख लीजिएगा कि धमनी की भित्ति मोटी होती है जबकि शिरा की भित्ति पतली होती है। उसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि धमनी द्वारा या लिख सकते हैं शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सॉरी, यहाँ पे शिरा द्वारा जो है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और धमनी द्वारा अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। उसके बाद में हम लोग जानेंगे वाष्प उत्सर्जन क्या है, इसके कौन कौन से महत्व होते हैं। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि पौधों के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन के साथ एक क्रिया होती है, उसे ही वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। एक पौधे अपने जीवन काल में लगभग अपने भाग के 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। अब यहीं से मैट्रिक एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि पौधे अपने जीवन काल में अपने से कितने भाग का जल का जो है वो वाष्पीकरण करते हैं। तो याद रखिएगा 100 गुना जल का वाष्पीकरण करते हैं। अब आइए इसका जान लेते हैं कि वाष्प उत्सर्जन का महत्व होता क्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन का प्रमुख जो महत्व है वो निम्नलिखित है। उसके बाद में यहाँ पे रोमन नंबर 1 में लिख सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन द्वारा पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन होता है। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि वाष्प उत्सर्जन के द्वारा ताप का जो संतुलन है ना वो बना रहता है। उसके बाद में आइए अगला सवाल देख लेते हैं। ऐसे सवाल भी मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिए जाते हैं कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। हालांकि 2016 के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था कि नेफ्रॉन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ध्यान रहे, जब भी सचित्र वर्णन पूछा जाएगा तो आपको चित्र के साथ वर्णन करना पड़ता है और केवल वर्णन पूछा जाएगा तो आप केवल नेफ्रॉन के बारे में वर्णन कर सकते हैं, आपको आसानी तरीके से 5 नंबर दे दिए जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन होता क्या है। तो आसान भाषा में जान लीजिए कि प्रत्येक वृक्क में 10 लाख नहीं बल्कि 10,000 नेफ्रॉन होते हैं, जिसमें ग्लोमेरुलस नामक कोशिका गुच्छ पाया जाता है। इसके अतिरिक्त बोमेन संपुट, नेफ्रॉन जालिकाएँ, अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी भी होते हैं। अभिवाही धमनी का जो व्यास होता है वो अपवाही धमनी से अधिक होता है, जिसके कारण उच्च दाब के अधीन रक्त क्षमता है, जिसमें प्रोटीन और खनिज लवण तो छान लिए जाते हैं किंतु ग्लूकोज, यूरिया और यूरिक अम्ल नहीं छन पाता है, जो बोमेन कैप्सूल में जाकर जमा हो जाता है। और इसके साथ जो क्रिया होती है इस क्रिया को निस्यंदन कहते हैं। जब क्षनित द्रव नेफ्रॉन की जालिकाओं से होकर गुजरती है तो ग्लूकोज रक्त नलिकाएं द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता है, जो मूत्र नली द्वारा मूत्राशय में जमा हो जाता है और समय समय से पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। उसके बाद में अगला सवाल है काफ़ी इम्पोर्टेंट कि मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का हार्मोन देकर चिकित्सा क्यों की जाती है। यानी इस सवाल में पूछा गया है कि आखिर कौन ऐसा रीजन है, कौन ऐसा कारण है कि मधुमेह के जितने भी रोगी होते हैं, जितने भी पेशेंट होते हैं, इन सभी का जो इलाज किया जाता है ये इंसुलिन का हार्मोन देकर किया जाता है। आइए आसान भाषा में इस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्या होता है कि इंसुलिन का जो स्राव है वो अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है, जो रक्त में उपस्थित चीनी की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब किसी कारणवश कोई ऐसा कारण होता है जिससे इंसुलिन का स्राव कम या नहीं हो पाता है तो रक्त में चीनी की मात्रा बढ़ जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगते हैं। अतः रोगी को इंसुलिन का हार्मोन इसलिए दी जाती है ताकि रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। उम्मीद है कि आप सभी को इसका भी सलूशन आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है कि यदि किसी रोगी का गुर्दा खराब हो जाए तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। मान लेते कोई ऐसा रोगी है जिसका गुर्दा जो है वो खराब हो चुका है, तो डॉक्टर उसका इलाज कैसे करेगा। आसान भाषा में जान लीजिए कि किसी भी रोगी का गुर्दा खराब होने पर डॉक्टर हेमोडायलिसिस के द्वारा रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ को अलग करता है, किंतु दोनों गुर्दा काम करना बंद कर देता है तो किसी डोनर से गुर्दा लेकर प्रत्यारोपित कर देता है या कृत्रिम गुर्दा लगा देता है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 में है कि अनैच्छिक क्रिया तथा प्रत्यवर्ती क्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। काफ़ी सिंपल सवाल है कि जो भी बिना इच्छा के स्वतः होती है, यानी वैसी क्रिया जो बिना इच्छा के स्वतः यानी ऑटोमेटिक हो जाती है उसे अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जबकि अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को जो मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होता है उसे प्रत्यवर्ती क्रिया कहते हैं। उसके बाद में आप सभी लिख सकते हैं कि अनैच्छिक क्रिया मस्तिष्क से नियंत्रित नहीं होती है,
जबकि प्रत्यावर्ती क्रिया अचानक हो जाती है यानी ऑटोमेटिक हो जाती है। अगला सवाल क्वेश्चन 16 में दिया गया है प्रकाशानुवर्तन क्या है, जलानुवर्तन क्या है, गुरुत्वानुकर्तन क्या है। ठीक है, ये सभी सवाल आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बोला गया है प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो आसान भाषा में जान लीजिए कि पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यह गति शीर्ष भाग और पत्तियों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी क्या होता है कि पौधों के सूर्य के प्रकाश की ओर गति को प्रकाशानुवर्तन करते हैं। यानी पौधे पर जब वर्षा जल की बूंदें पड़ी रहती है और उससे होकर प्रकाश गुजरती है तो कहीं ना कहीं वो प्रिज्म के समान हमें चमकीला दिखाई देता है, इसे ही प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। अगला सवाल है मस्तिष्क के कार्य बताइए। यानी मस्तिष्क के कौन से कार्य होते हैं, यही आप सभी को क्वेश्चन के माध्यम से बताना होगा। तो आसान भाषा में लिख आइएगा कि मस्तिष्क के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि आवेगों को ग्रहण करना। रोमन नंबर 2 में कि ग्रहण किए गए आवेगों के बीच सहबंधन स्थापित करना। रोमन नंबर 3 में लिख सकते हैं ग्रहण किए गए आवेगों के बीच अनुक्रिया करना। रोमन नंबर 4 में लिख सकते हैं शारीरिक क्रियाओं का नियंत्रण स्थापित करना। रोमन नंबर 5 में लिख सकते हैं मस्तिष्क क्रियाओं का संगणित करना। यानी जितने भी क्रिया होते हैं मस्तिष्क में होने वाले सभी क्रियाओं को संगणित करना, ये सब कार्य होते हैं मस्तिष्क का। उसके बाद में अगला जो सवाल है जनन चैप्टर से लिया गया है। तो जनन होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। आसान भाषा में जान लीजिए कि जिस पर कर्म द्वारा या जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं यानी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उसे ही जनन कहते हैं। जनन द्वारा जीव का संतुलन बना रहता है और वे विलुप्त नहीं होते हैं, यानी मनुष्य का नाश नहीं होता है। अगला सवाल है डीएनए प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है। यहाँ पे मैट्रिक एग्जाम में एक और सवाल पूछे जा सकते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। याद रखिएगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड अर्थात अम्ल होता है। तो इसका प्रकृति प्रजनन में क्या क्या महत्व होता है, आप आसान भाषा में लिख लीजिएगा कि डीएनए प्रकृति बनाने में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है और विभिन्नताएं से ही जैव का विकास होता है। इसके बाद में आप सभी रोमन नंबर 2 में लिख सकते हैं कि डीएनए प्रकृति बनाने में कोशिका विभाजन होता है जो प्रजनन करने के लिए काफ़ी ही आवश्यक है। उसके बाद में अगला सवाल है निषेचन क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, आसान भाषा में जान लीजिए कि निषेचन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। यानी जब नर एवं मादा, इसे आप ऐसे कह सकते हैं जब स्त्री और पुरुष युग्मनजों के संलग्न होने की क्रिया को ही निषेचन कहते हैं। आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाहते हैं कि नर एवं मादा, स्त्री और पुरुष के युग्मनज जो संलग्न होते हैं आपस में मिलते हैं, उसके साथ जो एक क्रिया होती है इसे ही हम लोग निषेचन कहते हैं। अब ये जो निषेचन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अंतःनिषेचन, दूसरे होते हैं बाह्य निषेचन। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं अंतःनिषेचन के बारे में और बाह्य निषेचन के बारे में। तो दोस्तों अंतःनिषेचन का मतलब होता है कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के अंदर होती है उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनुष्य तथा सभी जानवर इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में बाह्य निषेचन के बारे में जान लेते हैं। तो बाह्य निषेचन का मतलब बताया जाता है कि जब निषेचन की क्रिया जीव शरीर के बाहर होती है और पूर्ण रूप से विकसित वहीं पे हो जाती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मछली को देखिएगा ना, तो मछली अपने पेट में बच्चा को पैदा करके नहीं रखती है, वो पानी की सतह पे जीव शरीर से बाहर बच्चा पैदा करती है, जो बाह्य निषेचन का एक मुख्य उदाहरण बनी हुई है। अगला सवाल है अनुवंशिकी क्या है। तो याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों एवं अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का वर्णन किया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। एक बार फिर से जान लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की लक्षणों, अनुवंशिकता, उसके कारण एवं क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जानकारी लिया जाता है, उसे ही अनुवंशिकता कहते हैं। अनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हैं। उसके बाद में है समजात अंग किसे कहते हैं। आइए जान लेते हैं कि जीवों में पाए जाने वाले वैसे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं संरचना एक समान होती है किंतु वातावरण के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग कार्यों का संपादन कहते हैं, उसे ही समजात अंग कहते हैं।
जैसे मनुष्य का हाथ और घोड़े का अग्रपाद हो गया, पक्षी के अंग जो हो गए, ये सभी समजात अंगों के मुख्य उदाहरणों में से एक है। तो है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता दिए हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक का ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आप सभी के मैट्रिक एग्जाम के लिए गेसिंग क्वेश्चन है। इसी प्रकार से इस पीडीएफ में बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिएगा और वहाँ पे आप questionforexam.com वेबसाइट पे चले जाइएगा। वहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के साथ साथ सभी स्टेट का स्टडी मटेरियल देखने को मिल सकता है। साथ ही वहाँ जाकर क्विज भी खेल सकते हैं। तो है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी स्टूडेंट को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।